हाय गाइस, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, फिलोसफी विभाग एमएचएम महाविद्यालय सोनबरसा सहरसा। बीए पार्ट थर्ड के पेपर 6 के अंतर्गत सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी विषय में राइट्स एंड ड्यूटीज टॉपिक पर आज मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं। राइट्स एंड ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य में पहले हम जानते हैं कि दोनों कहाँ से आए, आखिर दोनों में क्या संबंध है। तो संबंध क्या है कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों के विभिन्न पक्षों को हम जब देखते हैं, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के विभिन्न पक्षों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ दो चीज सामने आती है। एक होता है अधिकार, दूसरा होता है कर्तव्य। अब अधिकार क्या है? अब सवाल उठता है कि अधिकार क्या है। तो अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त है, और फिर कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य है कि राज्य को व्यक्ति से क्या क्या प्राप्त है, यानी अधिकार के अंतर्गत हो गया व्यक्ति राज्य से क्या क्या मिलता है, ये हो गया, और कर्तव्य हो गया कि राज्य को व्यक्ति से क्या मिलता है। यही आपसी संबंध है। अब अधिकार की परिकल्पना कहाँ से आई, इसके विषय में जानकारी हम आपको बता दूं कि अधिकारों को का जो है सो बातें जो है, धारणा जो है सो आधुनिक युग में आई। आधुनिक युग अधिकारों का, मानव अधिकारों का युग है। आधुनिक युग को हम अधिकारों का, मानव अधिकारों का युग कह सकते हैं। वास्तव में आज का माने सभी राजनीतिक लाभ जो है या प्रश्न जो है सो अधिकारों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में आदर्शवाद होते थे, वहां ऐसी ही विचार, आदर्श की विचारधाराएं प्रचलित थी जिसमें व्यक्ति के कर्तव्यों की बात की गई थी। सामान्य जन को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। लेकिन आधुनिक काल में जब औद्योगिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ, इंग्लैंड में क्रांति हुई, अन्य कई क्रांति हुई, तो उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। तो ऐसे में पूंजीवादी वर्ग जो थे सो सामंतों के विशेषाधिकार से उनको समस्या उत्पन्न हुई। ऐसे में उदारवादियों ने पूंजीपतियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दैवीय शक्ति के सिद्धांत को नकार दिया और उसके स्थान पर सार्वजनिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सर्वप्रथम पहली बार अधिकारों की मांग की गई। अब अधिकारों से के आशय से सामाजिक परिस्थिति और अवसर, अधिकार की जो ये आशय हुआ, इससे मैंने अधिकार की जो ये आशय की बात यहाँ आई, यह सामाजिक परिस्थिति या अवसर के अंतर्गत आया जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए आवश्यक थी, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य उसको संरक्षण देता है। ये अधिकार है। अब अधिकार के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो कई बातें सामने आती है। पहला है कि अधिकार का जन्म जो है सो समाज में हुआ है, या समाज में ही अधिकार के सवाल उठते हैं। दूसरा हो गया कि अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्ति की समाज से मांग है। माने हर व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्ति की समाज से मांग को अधिकार कहलाते हैं। तीसरा है कि जब इस व्यक्ति की मांग को समाज स्वीकृति मिल जाती है या समाज स्वीकार कर लेता है तो यह मांग अधिकार बन जाता है। फिर राज्य इस अधिकारों का जो अधिकार है इसका जन्मदाता नहीं है, इसको जन्म नहीं करता। अधिकार मांगा जाता है, समाज से मांगा जाता है, जिसमें समाज स्वीकृति देती है। और ये स्वीकृति वह मांग जो है, ये कुछ भी हो हम समाज से मांगे, समाज उसकी स्वीकृति दी, ये मांग हमारा अधिकार हो गया, राज्य इसको लागू करते हैं। यानी वो जन्मदाता नहीं है, जन्मदाता व्यक्ति और समाज है।
यहां वे राज्य सिर्फ उनके संरक्षक दाता है, यानी समाज से जिस चीज की स्वीकृति मिल गई है, सबों से जिसकी स्वीकृति मिल गई है, उसको संरक्षण देने का कार्य राज्य करते हैं। अधिकार, अब यहां सवाल यह भी उठता है कि ऐसे में तो कई अधिकार के सवाल उठ सकते हैं, मांग उठ सकते हैं। तो अधिकार असीमित नहीं है, अधिकार को सीमित किया गया है। अधिकारों को सामाजिक हित और अन्य व्यक्तियों के हित के लिए मर्यादित किया गया है, मर्यादा में रखा गया है, जिससे समाज को अहित नहीं हो, अन्य व्यक्तियों को अहित नहीं हो। इसीलिए इसको समाज अधिकार को समाज और व्यक्तियों के हित के लिए मर्यादित किया गया, अन्य व्यक्तियों के, आपके लिए नहीं, अन्य व्यक्तियों के साथ जो आपकी अहित होंगे तो वैसे मांग भी समाज स्वीकार नहीं करेंगे, राज्य उसको संरक्षण नहीं देंगे, वे आपके अधिकार नहीं कहलाएंगे, ये सिर्फ आपकी मांग रह जाएगी। फिर अधिकार कर्तव्य से संबंधित, अब जब आपको अधिकार मिल गई तो ये आपका राइट्स जब मिल गया तो ये फिर आपकी ड्यूटी से संबंधित हो जाएगी, क्योंकि उस अधिकार के अंतर्गत कार्य भी करना पड़ेगा, माने कर्तव्य भी आ जाते हैं और अधिकार का फिर नैतिक अधिकार आधार बन जाता है। ठीक, अब देखिए आधारों का वर्गीकरण। आधारों को दो रूप में, दो भाग में बांटा गया है, एक है नैतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार। तो नैतिक अधिकार के आलोचना कई दार्शनिक किए हैं, वे इसे अधिकार के श्रेणी में रखते ही नहीं है, चूंकि नैतिक अधिकार का संबंध जो है सो मानव के नैतिक आचरण से है। चूंकि इन अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, नैतिक आधार है, अब हमको कब सो के उठना है, कब जाना है, किससे कैसा व्यवहार रखना है, ये हमारा नैतिक अधिकार है। समाज में कैसे बड़ों से व्यवहार रखना है, छोटों से कैसे, ये नैतिक आधार है। ये समाज, इसको राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः कुछ विचारक इन्हें अधिकार मानने के श्रेणी में भी रखने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं कि ये धर्मशास्त्र, जनमत तथा जनता की आत्मिक चेतना के दबाव को स्वीकार करते हैं। अब दूसरा बात आती है कानूनी अधिकार की। पहला हो गया नैतिक अधिकार, दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य के द्वारा, कानून द्वारा की जाती है, माने लॉ पास करके संविधान में, राज्यसभा में कानून की जाती है, वो आपका कानूनी अधिकार हो जाता है। और इसके उल्लंघन पर राज्य सरकार या सरकार द्वारा दंड का भी प्रावधान किया जाता है। अब ये कानूनी अधिकार भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कि आपका राजनीतिक अधिकार क्या है। कानूनी अधिकार को भी दो वर्ग में हम बांट सकते हैं, पहला राजनीतिक अधिकार, दूसरा सामाजिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति राज्य के सदस्य होने के कारण अवसर प्राप्त होते हैं, इसको हम कहते हैं राजनीतिक अधिकार, जिनके द्वारा उसे राज्य के शासन कार्य में भाग लेने, चयन होने, लोकतंत्र का अधिकार प्राप्त है। यह मैंने इसको कहते हैं राजनीतिक अधिकार। लेकिन यहां भी एक बातें सामने आ रही है, इसमें एक बात का प्रतिबंध किया गया है, चूंकि यह राज्य का कानून है इसीलिए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन दूसरे देशों से जो कोई नागरिक आए हैं उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अंतर्गत मत देने, निर्वाचित होने, सार्वजनिक पद पर चयन होने, प्रार्थना पत्र दे करके अधिकारों, ये सब दे करके हैप्पी डिप्टी ये देना, ये सब आपका राजनीतिक अधिकार है। अब आता है सामाजिक अधिकार। तो सामाजिक अधिकार हो गया कि राज्य की ओर से नागरिक और विदेशी जो बाहर दूसरे देशों से भी आए हैं उनको भी यह अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, समता, सभी बराबर हैं, धर्म, आप अपना अपना धर्म की रक्षा कर सकते, धर्म का अनुयायी हो सकते हैं,
शिक्षा, सामान्य शिक्षा मिलने का अधिकार आपको प्राप्त है, संपत्ति, आपको संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त है, संगठन, किसी भी तरह के आप संगठन का निर्माण कर सकते हैं, जीवन का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, कुटुंब का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, संविदा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, राज्य के विरोध करने का अधिकार भी आपको प्राप्त हो जाता है। ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अधिकारों की सिद्धांत की शुरुआत जो है सो इसको हम उदारवाद से कह सकते हैं, चूंकि यह उदारवादियों द्वारा ही राज्य के कानून को कम करके पूंजीपति वर्गों या समाज के लोगों के हितों के लिए किया गया था, इसलिए इसको उदारवादी सिद्धांत की देन कह सकते हैं, प्रचलित है। अब इसमें कुछ प्रमुख सुधारवादी जो हैं वो भी, उनके भी सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला हम कहते हैं कि अधिकारों और प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत क्या है अधिकार प्राप्त करने का? तो प्राकृतिक अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो हमें प्राकृतिक अवस्था में, उम्र की अवस्था में, जब समाज और राज्य अस्तित्व में नहीं थे, प्राप्त थे। समाज और राज्य की स्थापना से पहले से ही मनुष्य प्रदत्त इन अधिकारों का उपयोग लाता रहा है। वह इन अधिकारों को इसी तरह स्वयं मालिक रहे हैं जिस प्रकार वे अपने हाथ, पैर, आंख, नाक का इस्तेमाल का अधिकार रखते हैं। इन अधिकारों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। समाज और राज्य का यह कर्तव्य है कि वे इन अधिकारों के सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें। समझ में आई? मतलब कि आप जन्म से, प्रकृति जन्म, समाज का जब निर्माण नहीं हुआ था और ये चीज़ का निर्माण में किसी अधिकार, कानून का निर्माण नहीं, उससे पूर्व जो आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, सांस लेने का अधिकार, चलने का अधिकार, ये सारा अधिकार की संरक्षा समाज का भी है काम और राज्य का भी काम है। यद्यपि कह सकते हैं कि समझौतावादी विचारकों ने, जिसमें लॉक्स आते हैं, रूसो आते हैं, हॉब्स आते हैं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तथापि इस सिद्धांत को हम जॉन लॉक में ही सबसे अधिक प्रतिपादित होने की बात कह सकते हैं। उन्होंने फ्रांस की क्रांति का समर्थन करने में इस सिद्धांत को मूल रूप से फ्रांस में बताया था, जिसके बाद उसका भी एक परिणाम फ्रांसीसी क्रांति को मान सकते हैं। लॉक का विचार था कि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है तथा उसका अस्तित्व बना है। कितनी बड़ी बात लॉक ने कहा था कि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें जो प्रकृति से प्राप्त है उसके अधिकार, उसको पाने के अधिकार की सुरक्षा के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि लगाया जाता है कि वन पेड़ को अनावश्यक काटते हैं तो आप पर कानून लगता है कि आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है। इस अधिकार की लॉक कहे थे, बड़ी मजबूती से फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और यही उसका अस्तित्व बना हुआ है। प्राकृतिक अधिकार अहरणीय है, जिसको आप छीन नहीं सकते, अहस्तांतरित है, जिसको आप ले नहीं सकते। इस सब प्रमुख रूप से हैं। कोई भी राज्य या उसका कानून व्यक्ति को इस प्राकृतिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता और ना ही इसके विरुद्ध कोई दावा ही प्रस्तुत कर सकता है। इन्हें केवल व्यक्ति की सहमति के द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। व्यक्ति राज्य के आज्ञा के पालन करने के लिए
सिर्फ सहमत हैं, क्योंकि राज इन अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई राज अगर इसकी रक्षा नहीं करता तो इन अधिकारों का अपहरण या अतिक्रमण माना जाएगा और उस राज्य को आज्ञा के पालन करने से मुक्त हो जाता है, और ऐसी स्थिति में राज्य का विरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटी। यहां अगर राज्य सरकार उस प्राकृतिक अधिकार का में कोई कोताही बरतती है तो फिर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि राज्य सरकार का विरोध करे। प्राकृतिक अधिकारों का व्यापक और व्यावहारिक राजनीति में भी दिखाई देता है। फ्रांस की राज्य क्रांति, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता की क्रांति में इन अधिकारों के व्यापक प्रभाव दिखाई पड़े थे। इनके साथ ही आधुनिक लोकतंत्र में भी राज्यों के मानव अधिकारों के स्वीकृति के लिए इस सिद्धांत को अधिक प्रभावी समझा जाता है, देखा जाता है। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की अब समीक्षा करते हैं। हम आपको बताते हैं कि अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की क्या समीक्षा है, इसमें क्या कमियां रहे। तो सामाजिक और राजनीतिक दार्शनिकों ने प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की कटु आलोचना की। यहाँ अधिकार लॉक के अनुसार उन्होंने प्राकृतिक अधिकार को काफी मजबूती से पेश किया था, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दार्शनिकों ने आलोचना भी की है प्राकृतिक अधिकार का। वे कहते हैं, जिसमें बर्क आते हैं, बेंथम आते हैं, ऑस्टिन आते हैं, ग्रीन आते हैं, रिची आते हैं, आदि दार्शनिक इसका इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। उन्होंने आलोचना की थी। बेंथम ने प्राकृतिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा था कि यह अराजकपूर्ण भ्रांतियां हैं। कटु आलोचना उन्होंने किया था। इसके अनुसार फैसला कौन, ये सामाजिक अधिकार जो है, ये प्राकृतिक अधिकार जो है, मैं कहूंगा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है तो इसका फैसला कौन करेगा। आप कहिएगा कि ये मेरा प्राकृतिक अधिकार है, वो कहेंगे कि ये मेरा प्राकृतिक अधिकार, तो इसका फैसला कौन करेगा। बेंथम यही चीज कहते हैं। इसलिए इनके अधिकारों की आलोचना हुई। मील भी उपयोगितावादी विचारधारा से आते थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे किसी अधिकार का समर्थन नहीं कर सके जो सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध हो। ग्रीन ने इस बात को गलत बताया कि समाज तथा राज्य की स्थापना के पूर्व प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार थे। जब समाज नहीं बना, देश नहीं बना, ये कहते हैं कि तब ग्रीन कहते हैं कि तब ये इसके प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के कुछ अधिकार थे। इसकी कैसे कल्पना की, कोई अधिकार केवल समाज में ही संभव है, इससे पूर्व, समाज से पूर्व का कोई अधिकार कैसे संभव है। उन्होंने सामाजिक स्वीकृति किसी भी अधिकार, उन्होंने कहा है कि जब तक कोई भी अधिकार सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वे अधिकार के श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। अब है अधिकारों के सिद्धांत की क्या समीक्षा जब हम करते हैं तो कहते हैं कि नैतिक तत्व को अगर हम देखते हैं, यहां नैतिक तत्व देखने में हम असफल होते हैं। वास्तव में अधिकार व्यक्ति को समाज से प्राप्त सुविधाएं हैं जिनका राज संरक्षा करता है या कार्य में लाते हैं। राज नैतिकता के विरुद्ध जाने का साहस ही नहीं कर सकता है, क्योंकि अनैतिक आचरणों को अधिकार का रूप नहीं दे सकता। ऐसे में केवल विधिक रूप से अधिकारों का विवेचन कर देना असंतोषजनक है। इससे राज्य के निरंकुश और स्वेच्छाचारी होने का खतरा उत्पन्न होता है। अधिकारों का अब ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत अधिकार इतिहास की देन है। कुछ दार्शनिक कहते हैं इतिहास अधिकार की सृष्टि करता है।
अधिकार रीति रिवाजों को निखरा हुआ स्वरूप प्रदान करता है। इसके अनुसार वर्षों से चली आ रही रीति रिवाज जिससे हम अभ्यस्त हो गए हैं, वे हमारे अधिकार बन गए हैं। एक अर्थ से देखें तो ये ऐतिहासिक दिख पड़ता है। जैसे आज हम धर्म करते हैं तो जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उसी अनुसार हम करते आ रहे हैं और इसी को हम अधिकार मान लेते हैं। लेकिन एडमंड कहते हैं, इस संदर्भ में एडमंड कहते हैं कि इंग्लैंड की राजक्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर आधारित अधिकार थे। इंग्लैंड की राजक्रांति केवल उन अधिकारों को पुनः घोषणा थी जिसका उपयोग अंग्रेज प्रारंभ से करते आ रहे थे और मैग्ना कार्टा और पिटिशन ऑफ राइट्स में व्यक्त हुए थे। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिकार इतिहास की पैदाइश है, इतिहास से ही अधिकार का जन्म हुआ है। अब इसके अगर हम समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि निसंदेह उनके अधिकार रीति रिवाज से उत्पन्न हुए, किंतु उन सभी अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाजों पर आधारित नहीं होते। सभी अधिकार ऐतिहासिक रीति रिवाज से चले आ रहे, इसको हम नहीं मान सकते। किंतु यदि रीति रिवाज के विकसित रूप को ही अधिकार मान लिया जाए तो फिर सुधार की संभावना ही नहीं रह जाएगी। किसी भी अधिकार में अगर सुधार की अभी आवश्यकता है तो अगर हम इसको ऐतिहासिक मान लेते हैं तो उसमें सुधार की बात ही नहीं रह जाएगी। इसको हम समीक्षा के रूप में कह सकते हैं। तो अगर हम अब देखिए, पहला बताए कि आपका अधिकार के अंतर्गत प्राकृतिक सिद्धांत क्या थे और उनमें क्या आलोचना दार्शनिकों ने निकाला। फिर हमने बताया कि ऐतिहासिक सिद्धांत क्या था, उनमें क्या आलोचना हुई। अब हम बताते हैं कि समाज कल्याण के रूप में क्या क्या अधिकार प्राप्त है। तो अधिकार के इस सिद्धांत का जो ये समाज कल्याण में सिद्धांत है, इसका मैंने कह सकते हैं कि बेंथम और मील इनको प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार सामाजिक कल्याण अधिकार की कोई शर्त नहीं है। मील और बेंथम कहते हैं कि सामाजिक कल्याण अधिकार के आवश्यक शर्त हैं। अधिकार का निर्माण समाज करता है। कानून, रीति रिवाज तथा प्राकृतिक अधिकार का सिर्फ लक्ष्य समाज का हित होना है। माफी चाहूंगा, दूसरे फोन पर हमारे अनावश्यक नंबर से फोन आ रहे हैं अभी। तो मैं आपको बता रहा था कि समाज कल्याण का सिद्धांत में क्या क्या आपको अधिकार प्राप्त है। तो बेंथम और मील पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं कि के अनुसार सामाजिक कल्याण अधिकार का निर्माण समाज करता है। कानून, रीति रिवाज तथा प्राकृतिक अधिकार आदि का लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार असीमित नहीं होते। सामाजिक हित की सीमा अधिकार की सीमा है। व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो सामाजिक हित के विरुद्ध ना हो, और इनके अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई है और निश्चय विवेक अनुभव का प्रयास किया गया है। अब
ये समाज कल्याण के बातें हुई। अब आदर्श और नैतिक सिद्धांत के आधार पर क्या अधिकार है, अधिकार का क्या आदर्शवादी है या नैतिकवादी सिद्धांत क्या है। अधिकार विषय आदर्शवादी सिद्धांत कांट, ग्रीन, रूसो आदि विचारकों द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को हम प्राकृतिक धारणा के पाखंड के विरुद्ध कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक धारणा थी उसके विरुद्ध ये नैतिक सिद्धांत का, आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि किसी भी अधिकार को लेकर पैदा नहीं होता, व्यक्ति का जन्म जो होता है सो ऐसा नहीं है कि हम किसी अधिकार को लेकर पैदा हुए हैं, बल्कि वे अपने व्यक्तित्व को कुछ शक्तियों के साथ उत्पन्न होता है। अधिकार वे सामाजिक दशाएं और बाह्य परिस्थितियां हैं जो उसके व्यक्तित्व को उन शक्तियों के विकास के लिए अपरिहार्य होते हैं, आवश्यक होते हैं, जो उनके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, वही उनका अधिकार है। जन्म लेकर के, जन्म से ही वे अधिकार लेके आते हैं ऐसा नहीं है। ये आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत है। जीवन स्वतंत्र है और संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों को इन्हीं शक्तियों के विकास के लिए संबंधित है। इसका अधिकार निरपेक्ष कहा जा सकता है। ठीक, आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत के अधिकार के विषय पर अगर हम विचार करते हैं तो इसके अनुसार अधिकार उन बाह्य परिस्थितियों की उपलब्धि का नाम है जो किसी व्यक्ति को समाज से इसलिए प्राप्त होता है ताकि वह अपने विकास के साथ साथ सार्वजनिक हित को भी संपन्न कर सके, समाज को भी आगे बढ़ा सके। इसीलिए यह नैतिक अधिकार या आदर्शवादी अधिकार प्राप्त हैं। किंतु इनके भी आलोचना हुए। इस सिद्धांत में कठिनाई को हम इस सिद्धांत में भी मिल सकता है। ये आलोचक कहते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक क्यों नहीं है? सो देखिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व एक व्यक्तित्व धारणा है। समाज या राज जैसी किसी संस्था के लिए यह जानना कठिन है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें किन परिस्थितियों की आवश्यकता है। उस परिस्थिति की आवश्यकता राज नहीं समझ सकते, बल्कि वे व्यक्ति स्वयं होते हैं। इसलिए परिस्थिति के लिए इस नैतिक अधिकार का होना युक्ति संगत नहीं दिखाई देता है। अब अधिकारों का एक नया मार्क्सवादी सिद्धांत भी है। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है कि उदारवादियों से भिन्न मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम लोग मार्क्सवादी कहते हैं, पूर्व अक्षर विचारधारा के जो हैं वो मार्क्सवादी उदारवादी नहीं थे। उन्होंने भिन्न सिद्धांत दिया। उनके अनुसार अधिकार ना प्राकृतिक होते हैं और ना ही नैतिक, ना ही कानूनी, बल्कि ये ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है। तथा अब ऐतिहासिक परिस्थिति का हमने ऐतिहासिक सिद्धांत आपको बताया था।